कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी फॉर्मूले हैं ना उनको ढूंढते रहते हैं कि आखिर कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज हम करते हैं अपनी सेंटेंस को बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, और कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस को बनाने के लिए जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उन सब को कवर किया है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर जो हम फॉर्मूलों को लगाएंगे वो बनते कैसे हैं, है ना। सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि भाई वो फॉर्मूला बनेगा कैसे, लगा तो हम लेंगे बाद में, उसको बनाना भी तो आना चाहिए। तो देखिए, आपको ना फॉर्मूले को समझने से पहले आपको थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई हैं जो कि मैंने अलग अलग टेंसेज में बांटी हुई हैं। ये प्रेजेंट की हैं, ये पास्ट की हैं और ये फ्यूचर वाली हैं। प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगी वो है आपकी इज, एम आर, हैज, हैव और डू, डज। और जो पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं वो है वाज, वर, हैड बीन और डिड। इसी तरह से फ्यूचर की कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जिसमें विल बी, विल हैव और विल हैव बीन है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी आपको प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को फ्यूचर या पास्ट में यूज नहीं करना है, और कभी भी पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज नहीं करना है। इसी तरह से सेम कंडीशन फ्यूचर पे अप्लाई होगी। फ्यूचर की कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट और पास्ट में यूज नहीं करनी है, ठीक है, वरना आपके सेंटेंस में मिस्टेक हो सकती है। कुछ मतलब एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें यूज करते हैं लेकिन यूज नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो हमने अभी ये देखी है ना पीछे हेल्पिंग वर्ब, उनके कॉन्सेप्ट को बताता हूं कि आखिर किस किस तरह से हमने इसको यूज करना है। तो अभी हमने सीखा था कि प्रेजेंट में हैज, हैव, डू, डज और इज, एम, आर यूज होगा। पास्ट में हैड, डिड और वाज, वर यूज होगा। फ्यूचर में सबके साथ विल आएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है इट हैज बीन डन, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो हमें किससे पता चलता है, ये जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है ना हैज, इससे हमें पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्योंकि हैज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। इसके स्थान पर यहाँ पर यदि हैड होता तो हमें पता चल जाता कि सेंटेंस पास्ट का है, यदि विल होता तो पता चल जाता फ्यूचर का है। इसी तरह से आपको इनको याद रखना है और इसी से आपको पता चलता है कि आपका सेंटेंस कौन से टेंस का है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सेंटेंस बनेगा उसके स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपके सेंटेंस के जो टाइप्स है ना वो ज्यादातर 4 होते हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, 3 मतलब 4 तरह की सेंटेंसेस को आप बनाते हैं। साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक के बाद के साथ साथ नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मैंने लिखा हुआ है ना ये सब कुछ यहाँ पर देखिए, इसका ये मास्टर फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और वर्ब की कोई सी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो सकती है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब नीचे जो एचवी है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग और वर्ब को मैंने शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया है। सिंपल सेंटेंस जब आप बनाओगे तो उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब लिखनी पड़ेगी और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको पीछे बता दी थी, वर्ब जो काम होता है ना जिसको सब्जेक्ट करता है, यानी कि जो मेन क्रिया होती है उसको वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट का जो काम है ना उसका असर पड़े, ठीक है। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ आपको नोट लगाना है, बाकी सब कुछ देखिए ऊपर जैसा ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया है और नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और जब इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव का, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ही इज प्लेइंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस को किस तरह से हमने समझा है,
ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो इसी तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अगर होगा तो लिख दिया, अगर नहीं होगा तो हम उसे नहीं लिख सकते। जब होगा ही नहीं तो लिखेंगे कहाँ से। इसी को यदि नेगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद अभी हमने सीखा है नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसके बाद नॉट लगा देंगे। ही इज नॉट प्लेइंग, मतलब वह नहीं खेल रहा है। इसी को इंटरोगेटिव बनाने के लिए अभी हमने सीखा था कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको उठाकर हम सब्जेक्ट से आगे रख देते हैं। तो देखिए इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी, तो हमें यहाँ से हेल्पिंग वर्ब इज को उठा के ही से पहले रख देना है। तो इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, इस तरह से। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमने इज को तो आगे रख दिया है, अब सब्जेक्ट के बाद बस नॉट और लगा देना, बाकी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके सेंटेंस को समझ सकते हैं कि किस तरह से हम उसको बनाएंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये जो है ना स्ट्रक्चर्स ये अच्छे से आने चाहिए। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए मॉडल्स जो हैं इनको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह पर यूज करते हैं। तो प्रेजेंट की और फ्यूचर की जो मॉडल्स हैं उनमें तो आप सबको एक जैसा यूज कर सकते हैं, कैन, शुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब आप पास्ट की मॉडल्स बनाओगे ना तो आपने देखा होगा कि आप मॉडल के साथ हैव लगाते हैं, और जब भी आप मॉडल के साथ हैव लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी उसमें आएगी। ठीक है, जब भी मॉडल के साथ हैव लगेगा और उसमें वर्ब यदि आई तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, कभी भी गलती से फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म मत लगा देना। एग्जांपल देखिए, ही शुड हैव गॉन, ही शुड हैव गॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मॉडल है शुड, इसके साथ हैव आ गया, तो जो भी वर्ब है यानी कि गो की थर्ड फॉर्म हमने गॉन यहाँ पर लगाई है। ठीक है, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। और नीचे देखिए यहाँ पर शुड के बाद हैव नहीं है, तो इसलिए गो की फर्स्ट फॉर्म ही आ गई गो। ठीक है, तो ही शुड गो, इस तरह से आपको इसको समझना है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये सब्जेक्ट के हैं या ऑब्जेक्ट के हैं। इधर के जो वर्ड्स हैं और जो इधर के वर्ड्स हैं इन दोनों का मतलब एक ही है। आई का मतलब भी मैं है, मी का मतलब भी मैं ही है, वी का मतलब भी हम है और अस का मतलब भी हम ही है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। यदि ऑब्जेक्ट में कहीं पर मैं को आपको दिखाना है तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट में मैं को दिखाना है तो आई का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी इनको आपको सब्जेक्ट में इस वाले लाइन को कभी यूज नहीं करना है, मी को कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं लगाना है और आई को कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लगाना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम ना पर्सन कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि पर्सन कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। देखिए यदि आपने पर्सन कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आपको सब्जेक्ट वगैरह समझ में नहीं आएंगे, और जब सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और जब आप हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगा पाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो पर्सन कॉन्सेप्ट को ना हम तीन तरह से देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात करता है। अब जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे बात करता है। अब मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो आप यहां पर सेकंड पर्सन है और मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। यानी कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन का मतलब है जिसके बारे में बात करता हूं, जिसके बारे में मैं बात करता हूं, है ना। अब जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश यहाँ पर थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, या फिर बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, आप यहाँ पर सेकंड पर्सन और अंग्रेजी यहाँ पर थर्ड पर्सन है। इस तरह से आप पर्सन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आगे देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइस है सिर्फ 299। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स की PDF चाहिए, मतलब PDF ही चाहिए हमें, तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन सबको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी हमने क्या सीखा था कि पर्सन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये क्या होती हैं, क्योंकि अभी इसी को तो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए समझते हैं क्या होती हैं। जो सब्जेक्ट होता है ना वो होता है आपको काम को करने वाला। अब जो भी काम करने वाला है वो सब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है ना, आपको पढ़ाने का काम हो रहा है ना। अब यहाँ पर इस काम को कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ। आप यदि किसी काम को करते हैं तो आप सब्जेक्ट हैं।
ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर या जिसमें काम का असर पड़े। अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मैं तो सब्जेक्ट हूँ, और मेरा जो एक काम है पढ़ाने का, इस काम से असर किसको पड़ रहा है? आपको पड़ रहा है ना, क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आप जो काम करेंगे उससे यदि किसी पर असर पड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या होगी? अब जो काम हो रहा है वही वर्ब है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? मेरे द्वारा क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर पढ़ाना ही वर्ब है आपकी। हेल्पिंग वर्ब जिससे काम के समय का पता चले। अब हम जो काम कर रहे हैं हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो काम है ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? तो हमें हेल्पिंग वर्ब बताती है। इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कब के लिए है, प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए है, फ्यूचर के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको भी देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स मीनिंग है ना उनको बताता हूँ। अब जैसे आप कई बार कुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो इसके दो मीनिंग होते हैं, सकता था, सका या फिर पाया। ठीक है, कोई किसी काम को कर सकता था, कोई किसी काम को कर सका, या कोई किसी काम को कर पाया। नेक्स्ट देखिए, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, किसी को कोई काम करना चाहिए। जब आप किसी को कोई राय देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो वहां पर आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव, जिसका मतलब होता है चाहिए था, यानी कि पास्ट में किसी को कुछ करना चाहिए था, वहां पर आप शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। माइट, जिसका मतलब होता है शायद ही, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी शो करनी होती है आपको। ठीक है, तब आप माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ और देखेंगे, जैसे कि मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद कर चुका होगा, शायद किसी काम को कर चुका होगा। वुड, जिसका मतलब होता है करता या फिर करेगा, कोई किसी काम को करता या फिर कोई किसी काम को करेगा। वुड हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा, किसी के पास कुछ होगा। जैसे आप बोलते हैं ना, इसके पास एक पेन होगा, तब बोल सकते हैं ही वुड हैव ए पेन। ठीक है, तो इस तरह से वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। शुड हैव टू, जिसका मतलब होता है काम को करना ही चाहिए, किसी को कुछ करना ही चाहिए। जैसे तुम्हें पढ़ना ही चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ यू शुड हैव टू स्टडी, तुम्हें सोना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्लीप, इस तरह से। तो इस तरह से आप इन सब का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर ना कुछ पजेशन का केस भी आता है। पजेशन का मतलब क्या होता है? पजेशन का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज़ होती है या किसी के पास कोई चीज़ होती है और उसके बारे में बताना चाहते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है या फिर ये चीज़ मेरी है या नहीं है, वहाँ पर आप पजेशन को देखते हैं। पजेशन में एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे और ये जो हैं ये प्रोनाउन की तरह यूज होंगे। अब देखिए, माई का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं। अवर का मतलब भी हमारा होता है और अवर्स का मतलब भी हमारा ही होता है। तो ये जो वर्ड्स है ना, यदि आपको इनके बारे में अच्छे से समझना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन बाय चिंटू सर, आपको मिल जाएगा किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विल हैव, जिसका मतलब होता है कि काम को कर चुका होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा आने वाले समय में, क्योंकि विल हैव का यूज तो हम फ्यूचर में करते हैं ना। वुड बी, इसका मतलब है कि काम को कर रहा होगा, जैसे कि वह पढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे ही वुड बी स्टडिंग, वो सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, वो नाच रहा होगा। तो ही वुड बी डांसिंग, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है शुड बी, इसका मतलब है कि काम को कर रहा होना चाहिए, जैसे कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो हम बोल सकते हैं ही शुड बी स्टडिंग, इस तरह से। विल हैव टू, किसी को कुछ करना पड़ेगा आने वाले समय में, जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा तो बोल सकते हैं यू विल हैव टू गो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तो बोल सकते हैं यू विल हैव टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब है ना, ये तो आप जानते हैं कि भाई हैज हैव को हम कहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि कौन सी वर्ब लगानी है। तो आपका जो हैज हैव है, हैड है और विल हैव है, ये भी हमने पढ़े थे। इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है ना। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है दे, अब दे के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी यदि इनमें से है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। और ये आप जानते ही हैं, हैज हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट में, हैड का इस्तेमाल पास्ट में, विल हैव का इस्तेमाल फ्यूचर में। इसी तरह से इजम आर और वाज पर, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो वर्ब के साथ आईएनजी लेकर आती हैं। इजम आर प्रेजेंट में यूज होता है, वाज पर पास्ट में यूज होता है। अब जैसे मैं बोलना चाहूँ आई एम वॉचिंग, इसका मतलब है कि मैं देख रहा हूँ। अब जब मैंने एम में देखा तो एम कहाँ पर यूज हुआ था? प्रेजेंट में, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। आई वॉज वॉचिंग, जब वाज आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सेंटेंस पास्ट का है, मैं देख रहा था, इस तरह से। ठीक है, और जितने भी मॉडल वर्ब हैं यदि ये सिंपली यूज होती हैं तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वी शुड गो, मतलब मुझे जाना चाहिए या फिर हमें जाना चाहिए, है ना।
अब यहाँ पर शुड के स्थान पर आप कुछ भी लिख दो, कैन लिख दो, कुड लिख दो, मे लिख दो, माइट लिख दो, वुड लिख दो, कुछ भी लिख दो, सबके साथ ये गो ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, आगे देखिए, यदि इनके साथ हम हैव लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और इसको हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे वी कुड हैव प्लेड, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हमने लिख दी। यहाँ पर कुड के स्थान पर यदि मैं शुड लिखूंगा, वी शुड हैव प्लेड, तब भी प्लेड ही आएगा, वी वुड हैव प्लेड, तब भी प्लेड ही आएगा, क्योंकि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी जब भी वुड, कुड, शुड या कोई भी मॉडल वर्ब के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जब भी ये जो मॉडल वर्ब है सिंगल आएंगे तो आप जानते हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आगे देखिए, यदि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव टू आएगा तो ये ज्यादातर प्रेजेंट का सेंस देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को साथ लेकर आएंगे। वी शुड हैव टू आस्क, मतलब हमें पूछना ही चाहिए। अब यहाँ पर शुड के स्थान पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये सेम ही रहेगा। आस्क कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगा और ना थर्ड फॉर्म में जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस अब चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी कंटिन्यूअस क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट में इज एम आर यूज करना है, पास्ट में वाज वर यूज करना है, फ्यूचर में विल बी यूज करना है। और जब कंटिन्यूअस है तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। प्रेजेंट में यदि हम इज एम आर यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ, तो इसका मतलब होता है कि काम चल रहा है। अब जैसे ये काम क्या है, आपको पढ़ाने का काम चल रहा है ना, तो कोई भी काम यदि कंटिन्यूटी में है तो आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, यानी कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और यदि कोई काम कंटिन्यूटी में था, पास्ट में चल रहा था, तो आप वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। और यदि कोई काम आने वाले समय में चल रहा होगा तो आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करें तो इसका मतलब है कि काम किसी समय से स्टार्ट होगा और किसी समय में चल रहा था या चल रहा होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज हो सकता है। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का यूज करेंगे बीन के साथ प्रेजेंट में, पास्ट में यूज करेंगे हैड के साथ बीन का, और फ्यूचर में यूज करेंगे विल हैव के साथ बीन। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब ये रहेंगी और जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। प्रेजेंट में हैज हैव के साथ जब भी बीन दिखे तो आपको ये तो समझ जाना है कि प्रेजेंट का है, लेकिन इसका मतलब होगा कि काम किसी समय से चल रहा है। जैसे वे सुबह से काम कर रहे हैं, वो सुबह से पढ़ रहा है, वो सुबह से सो रहा है, इस तरह से। और कोई काम किसी समय से चल रहा था पास्ट में, तब आपको पास्ट का यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और कोई काम किसी समय में चल रहा होगा आने वाले समय में, तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है फ्यूचर का। ठीक है, इस तरह से। और यदि परफेक्ट टेंस को हम देखें तो प्रेजेंट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में हैड है और फ्यूचर में विल हैव है, और तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तीनों का ही मतलब है कि यदि प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में कोई काम खत्म या शुरू हो गया है, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में कोई काम खत्म या शुरू हो गया था, और फ्यूचर की बात करेंगे तो आने वाले समय में कोई काम खत्म या शुरू हो गया था। ठीक है, अब चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स और रह रहे हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। तो हैज हैव का मतलब होता है कि काम कर चुका है या फिर कर लिया है। अभी हमने पढ़ा था हैज हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। वुड हैव टू का मतलब है कि किसी को कोई काम करना पड़ता होगा, या फिर एक चीज और है, इसका मतलब किसी को कोई काम करना पड़ जाता। ठीक है, हैज टू और हैव टू मतलब कोई काम करना है, जैसे आप बोलते हैं ना मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, तो आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। और कोई काम करना था या करना पड़ा, तब आप हैड के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इज एम आर का इस्तेमाल अभी हमने देखा था कि कंटिन्यूटी के लिए हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी काम को कर रहा है, लेकिन जब ही निकलेगा ये सेंस जब इसमें वर्ब में आईएनजी आएगी, वरना ये किसी की सिचुएशन को भी बता सकता है। जैसे कि वो घर पर है तो बोलते हैं ना ही इज एट होम, इस तरह से। वाज वर कोई किसी काम को कर रहा था, विल हैव कोई किसी काम को कर चुका होगा, और हैड बीन कोई काम हो चुका था, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है, इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यदि आपको हमारे कोर्स से पढ़ने हैं तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।